हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों। इनविजिबल सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज के जरिए एग्जामिनर की ओरिजिनल डिमांड को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सच्चाई यही है कि परीक्षा में वह नहीं पूछा जाता जो हमें आता है, बल्कि वह पूछा जाता है जो एग्जामिनर को जानना होता है। इनविजिबल सारथी का उद्देश्य यही है, हर सवाल के पीछे छिपी सोच, कंसेप्ट और ट्रेंड को स्पष्ट करना। यहाँ पर हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के भारी फैक्ट्स का बोझ नहीं बना करके हम पीवाईक्यूज के माध्यम से एक क्लियर, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी भटकाव से बाहर निकलकर एक सही दिशा में तैयारी करना चाहते हैं तो आइए इनविजिबल सारथी के साथ जुड़ करके एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह हाथ थाम करके इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के पहले टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। इसमें हम पीवाईक्यूज के थ्रू हर टॉपिक के जरिए एग्जामिनर की डिमांड समझने की कोशिश करेंगे और उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम अपने जो डिस्कशन है उसके थ्रू उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, बेसिकली ज़्यादातर तो कोशिश अपन ने यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के ही की है, पर कुछ स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस ऐड करने की इसमें कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस एक एक करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला जो टॉपिक है वो अपन ले रहे हैं पुरातात्विक स्रोत के रूप में। तो पुरातात्विक स्रोत का जो पहला क्वेश्चन है, ये सीएपीएफ जो एससी 2023 का एग्जाम हो रखा है उसमें आ रखा है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक मृदभांड का प्रतिरूप नहीं है, कि पोर्ट्री टाइप नहीं है। तो इनका ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चंस है। फेवरेट क्वेश्चंस में से इस तरीके से ये माना जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है और बार बार ये 2001 में कह लो, 2004 में, एक में, 2004 में, 2010 में और 2014 और 2020 में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस का कह लो, आरएएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस में हर 2-3 साल से एक बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये मृदभांड का प्रतिरूप पूछा है और यहाँ पर फुल फॉर्म ना दे करके यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म सबकी दे रखी है। तो एक तो अपने को इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म याद होने के साथ साथ इनकी थोड़ी डिटेलिंग भी अपने को पता होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल अपन बात करें कि भाई एनबीपीडब्ल्यू क्या होता है। एनबीपीडब्ल्यू, तो एनबीपीडब्ल्यू को बेसिकली क्या कहते हैं कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये महाजनपद काल के टाइम के उच्च गुणवत्ता की चमकदार जो आपके मृदभांड होते थे उनको इंगित करता है। दूसरा बीआरडब्ल्यू की बात करते हैं तो बीआरडब्ल्यू जो है वो ब्लैक एंड रेड वेयर, जो नवपाषाण काल है और लोह युगीन जो स्थल है वहाँ से जो प्राप्त होते हैं उनको बीआरडब्ल्यू के रूप में जाना जाता है। तीसरा आ गया सीसीई। सीसीई क्या है साहब? सीसीई ये कोई मृदभांड नहीं है, ये कल्चरल और क्रिएटिव जो इकोनॉमी है, जो आधुनिक जो आर्थिक अवधारणा है उसको दिखाता है सीसीई। इस टाइप का कोई मृदभांड आपके एंसेंट सिविलाइजेशन में प्राप्त नहीं होता है। और पहला जो है ओसीपी। ओसीपी किसको कहते हैं? ओसीपी गेरवे रंग के जो मृदभांड परंपरा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से मिली है उसको ओसीपी के रूप में या ओचरे कलर्ड पोट्री के रूप में, ओचरे कलर्ड पोट्री के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसमें कौन सा मृदभांड का प्रतिरूप नहीं है भाई? तो ये जो सीसीई है वो बेसिकली मृदभांड का प्रतिरूप नहीं है, ये आर्थिक आधुनिक अवधारणा के रूप में इसको जाना जाता है। तो इनको क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा और इनकी टाइमिंग को लेकर के कई कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो टाइमिंग को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपके ये जो आपके ओसीपी है, बेसिकली जो ओसीपी है उसका जो टाइमिंग है वो 2000 से लेकर के 1500 बीसी, 1500 बिफोर क्राइस्ट एरा के टाइम का है। और इसका जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना दोआब हो गया, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब हो गया। और जो संस्कृति है वो ताम्रपाषाण संस्कृति। संस्कृति कौन सी है? ताम्रपाषाण संस्कृति।
उस टाइम के ये उपकरण मिलते हैं। और इनकी विशेषता या स्पेशल जो फीचर्स की बात करें अपन, स्पेशल फीचर्स क्या है कि भाई एक तो ये गेरुआ रंग का है, ठीक है, गेरुआ रंग का है और तांबे के औजार के साथ मिलता है, ठीक। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से मिलता है। अगर इसमें कोई ट्रैप देना होगा तो वो दक्षिण भारत के बारे में बात करेगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करें कि NBPW की बात कर लेते हैं। तो NBPW मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये बेसिकली 600 से लेकर के 200 BCE के टाइमिंग का है, ठीक है। इसमें क्षेत्र की बात करें तो महाजनपद क्षेत्र से ये मृदभांड मिलते हैं। और इनकी चमकदार काली सतह होती है, चमकदार काली सतह होती है, ठीक है। और ये किस चीज़ का संकेत देते हैं? एनबीपीडब्ल्यू शहरीकरण का संकेत देते हैं, ठीक है। चमकदार काली सतह तो बेसिकली अमीर वर्ग का संकेत देंगे, इस चीज़ का ये संकेत देते हैं, ठीक है। और NBPW को बेसिकली अर्बनाइजेशन के साथ जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। अमीर वर्ग या शहरी वर्ग के साथ इसको जोड़ करके देखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और तीसरा अगर अपन बात करें कि BRW की बात कर लेते हैं, BRW। तो BRW बेसिकली ब्लैक एंड रेड वेयर की बात करता है, ब्लैक मतलब काला और लाल मृदभांड की बात करता है। और ये बेसिकली है नियोलिथिक टाइम का, नियोलिथिक टाइप का, ठीक है। नियोलिथिक टाइम का है। नियोलिथिक टाइप में जो आयरन एज जो थी, है ना, आयरन एज का ये मृतभांड मिलता है। और ये पूरे भारत में मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से ही मिलता है, ये पूरे भारत से मिलता है। और इनकी मतलब उल्टा उल्टा पका था, मतलब BRW जो मृदभांड होते हैं ना, उनको उल्टा करके पकाया जाता है। ये बेसिकली BRW है, केवल आयरन एज का नहीं मिलता है, ये सब जगह से न्यूलिथिक टाइम से मिलता है, पूरे भारत से मिलता है, ठीक है। एक जो अपन ने देखा था, एक जो होता है PGW होता है पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। PGW ये क्या होता है? पेंटेड ग्रे वेयर। ये बेसिकली 1200 से 600 1200 से 600 BCE के टाइम का है। और पश्चिमी आपके जो वेस्टर्न जो नॉर्दर्न इंडिया है उस टाइप से। और ये उत्तर वैदिक काल के टाइम में मिलता है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये बेसिकली PCS का फेवरेट रहता है थोड़ा सा। और बाकी इन तीनों चारों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल से अपन ने बात कर ली है। ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन के ऊपर इतना डिटेल से अपन ने इसको एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जो भारतीय मृदभांड हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि भाई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो हैं वो रेफर करते हैं कि टू टाइप ए पोट्री फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया डेटिंग बैक टू 600 BC। मतलब उत्तरी जो कृष्ण उपयुक्त मृदभांड है उस प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो 600 ईसा पूर्व के भारतीय पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं। क्या भाई ऐसा है क्या? NBPW अपन ने देखा था कि 600 से 200 आपके BCE के टाइम का ये मिलता है? तो क्या ये सही है या गलत है? सही कथन पूछा है ना, कौन सा एक कथन सही है? दूसरे की अपन बात करें कि भाई बी क्या कहता है? बी कहता है कि चित्रित धूसर जो मृदभांड है उस प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो संगम काल के आसपास दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग में मिलते हैं। ऐसा है क्या? PGW की बात की थी अपन ने कि उत्तर वैदिक काल का है PGW। संगम काल का, तो संगम काल की तो बात ही नहीं कर रहा, उत्तर वैदिक काल की बात की थी अपन ने, है ना। उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में पश्चिम उत्तर वैदिक काल, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो ये बेसिकली संगम वाली बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है कि जो OCP है, OCP, और ये कह रहा है कि OCP जो साइट है, गेरिक जो मृदभांड मिलते हैं वो केवल दक्षिण भारत में अवस्थित है। तो क्या ये सही है? गेरिक मृदभांड दक्षिण भारत में ही मिलते हैं। चौथा है कि BRW नवपाषाण स्थलों पर कभी नहीं मिलते हैं। तो बताओ, देखें अभी अपन ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कभी नवपाषाण स्थलों से कभी नहीं मिलते हैं, तो इसकी तो अपन ने बात की थी कि भाई पूरे भारत से मिलते हैं, केवल नवपाषाण स्थलों से नहीं मिलते हैं, इसकी बात की थी। तो ये तो पहले ही गलत हो गया।
दूसरे बात कर रहे हैं कि गेरिंग मृदभांड स्थल केवल दक्षिण भारत में अवस्थित है। तो जहाँ पर भी ये जो ऐसे स्टेटमेंट आए, ऐसे वर्ड आए, तो उनको थोड़ा सा गौर से देखना होता है, सीधी सी बात है। और अपन ने बात की थी केवल दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की बात ही ओसीपी, ओसीपी अपन ने देखो यहाँ देखा था, है ना। ओसीपी में कहा था गंगा यमुना दो आपसे मिलते हैं, तो गंगा यमुना दो आप तो नॉर्थ इंडिया में है ना। तो ये बात कर रहे हैं केवल साउथ इंडिया मिलते हैं, तो ये ऐसे गलत हो गया, ठीक है। और चित्रित धूसर मर्दभांड उस प्रकार के मर्दभांड को भी निर्दिष्ट करता है जो संगम काल के आसपास दक्षिण भारत के दक्षिण भारत की बात ही नहीं है भाई साहब, ये तो उत्तर भारत की बात है, तो ये ऐसे गलत हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन सही हुआ कि भाई जो NBPW है वो बेसिकली 600 ईसा पूर्व के भारत के जो पुरातात्विक स्थल है उससे मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो गया ए। ये यूपीएस ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होता है 2023 में आ रखा है ना। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पूरा 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो पुरातात्वविद हैं उनके कार्यों से संबंधित कुछ आपके प्रेक्षण के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला जो प्रेक्षण है वो ये कहता है कि भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम का मत था कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से शुरू हुआ है। कि भारत का जो इतिहास है वो किससे शुरू हुआ है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव से शुरू हुआ है। दूसरा है कि जॉन मार्शल जो एक ये आपके जॉन मार्शल हुए हैं, उन्होंने आमतौर पर अनियमित समतल इकाइयों के साथ उत्खनन की पद्धति अपनाई और स्थल के स्थिरीकरण की उपेक्षा की, ठीक है। कि भाई उत्खनन की दो तीन विधियां होती है, एक तो सीधे आपके ऐसे ऐसे उत्खनन करना, है ना, गहराई पर जाते जाओ ऐसे उत्खनन करते जाओ, एक ऐसे उत्खनन करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जॉन मार्शल साहब पहले आदमी थे जिन्होंने आमतौर पर नियमित समतल इकाइयों के साथ उत्खनन, समतल इकाइयाँ मतलब ये ऐसे उत्खनन कर दिया, है ना, वैसे उत्खनन करके नीचे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पद्धति अपनाई और स्थल के स्थिरीकरण की उपेक्षा की। दूसरा कह रहे हैं कि व्हीलर ने समतल इकाइयों के साथ साथ खुदाई करने के स्थान पर टिल्ले के स्थिरीकरण का अनुसरण करने की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना, ठीक है। आगे अपन बात करें तो चौथा ऑप्शन है कि अमलानंद घोष जो थे वो आपके परी हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन को अपन एक सारणी के द्वारा एक तरीके से समझ सकते हैं कि भाई एक एक सामने एक एक नाम याद रख लें कि जैसे कनिंगम साहब थे, ठीक है। कनिंगम जो साहब थे, कनिंगम साहब बेसिकली उनको किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एएसआई फाउंड की थी, एएसआई फाउंडर के रूप में उनको जाना जाता है, ठीक है साहब। एक थे अपने मार्शल साहब, जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल जो साहब थे उनको कैसे जाना जाता है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिगिंग की बात की थी कि हॉरिजॉन्टल रूप से कोई भी उत्खनन स्थल है उसका उत्खनन किया जाए, कैसे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिगिंग की जाए, ठीक है। एक है व्हीलर साहब, तो जो व्हीलर साहब थे उन्होंने स्ट्रेट डिगिंग की बात की थी, कैसे, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफी जिसको कहते हैं, स्ट्रेटिग्राफी डिगिंग, उसकी बात की थी उन्होंने। और अमलानंद जो घोष है उन्होंने कल्चरल कंटिन्यूटी की बात की थी। अमलानंद जो घोष है उन्होंने कंटिन्यू किया था, उन्होंने आपके पूर्व हड़प्पा और जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं की पहचान करने वाले और पहले व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता है, अमलानंद घोष साहब को। अमलानंद जी जो थे, घोष साहब थे, उनको कल्चरल कंटिन्यूटी के रूप में जाना जाता है, कल्चरल कंटिन्यूटी के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन एड्रेस कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे चले, आगे जो आपके फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बेसिकली भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी और लॉन्ग हर्स्ट और रॉबर्ट सेवेल और जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से संबंधित रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन कौन सी गतिविधियों से लेकर के ये संबंधित रहे हैं, ठीक है।
देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है। इसमें बेसिकली ये जितने भी नाम हैं, अलेक्जेंडर री और एएच लॉन्ग हर्स्ट और रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सारे सभी जो हैं वो ब्रिटिश काल के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, स्तूप हैं, शिलालेख हैं, उनके अध्ययन व उत्खनन से जुड़े हुए थे। तो एएसआई से संबंधित इन्होंने कार्य किया था। तो बेसिकली इसमें जो है कि पुरातात्विक उत्खनन को लेकर के इनको जाना जाता है। क्लियर है? आगे चले तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये CISF 2024 में पूछा गया। इसमें क्या है कि भारत में शिलालेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि जो प्राचीनतम शिलालेख है जिनका गूढ़ अर्थ निकाला गया ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, और दूसरा तमिल भाषा में आदिम शिलालेख ताम्रपत्र अनुदान है। तो बेसिकली जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के जो शिलालेख है वो अशोक टाइम के, उनको जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ठीक है, तो गूढ़ अर्थ निकाला है, तो ऐसा तो है नहीं अर्थ नहीं निकला है, तो गूढ़ अर्थ निकला है। तो ये बेसिकली जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, ये ध्यान रखना है ना, जेम्स प्रिंसेप। और ये प्राचीनतम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में कौन से शिलालेख, अशोक के शिलालेख मिलते हैं और इनका गूढ़ अर्थ निकलता है। ठीक है, और तो ये कथन तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा है कि तमिल भाषा में आदिम शिलालेख ताम्रपत्र अनुदान है। तो जो आपके जो प्रारंभिक जो तमिल शिलालेख थे गुफाओं में मिलते हैं, और ताम्रपत्र जो अनुदान है वो बाद की परंपरा है। तो आदिम शिलालेख जो मिलते हैं ना वो बेसिकली कौन से गुफाओं में मिलते हैं, ताम्रपत्र अनुदान नहीं है, ये तो बाद के हैं भाई, है ना, ये तो बाद में मिले थे। जो आदिम है वो बेसिकली कहाँ मिले, वो बेसिकली गुफाओं में मिले। ठीक है, केव्स में मिले, गुफाओं में मिले, तो इसलिए ये दूसरा गलत हो गया और पहला सही हो गया। तो कौन सा सही पूछा है, तो केवल ए सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि साहित्यिक भाषा अपभ्रंश के विषय में कौन से आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये 6ठी शताब्दी तक रिकॉग्निजेबल के रूप में आ गई थी। मतलब ये क्या कह रहा है कि 6ठी शताब्दी तक पहचानने योग्य बन गई थी, अभिज्ञेय हो गई थी ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये प्राकृत और संस्कृत के साथ जो क्षेत्रीय देसी भाषाओं के मिश्रण से विकसित हुई थी। तो क्या दोनों कथन सही है क्या? तो बिल्कुल साहब, ये 6ठी शताब्दी तक इसका जो अपभ्रंश का जो टाइमिंग है वो बेसिकली 6ठी शताब्दी तक स्पष्ट रूप से इसका लिटरेचर रूप जो है, लिटरेचर जो साहित्यिक रूप है वो सामने आ गया था। तो ये तो सही है पहला। तो दूसरे की बात करें, अपभ्रंश जो बेसिकली है प्राकृत का विस्तृत रूप है, जो प्राकृत भाषा के रूप में जानी जाती है, या प्राकृत जो भाषा है उसी का विकसित रूप क्या है, प्राकृत का विकसित रूप है अपभ्रंश, है ना, प्राकृत का ही विकसित रूप है अपभ्रंश। और अपभ्रंश में बेसिकली लिटरेचर लिखा जाना 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हो गया था, और आगे चलकर भारतीय जो आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव रखी गई थी, है ना, 6ठी शताब्दी के बाद अपभ्रंश आई, अवहट आई, फिर पुरानी हिंदी आई, है ना, तो इस तरीके से ही। और दूसरा ये कह रहा है कि यह प्राकृत और संस्कृत के साथ क्षेत्रीय देशी भाषाओं के मिश्रण से विकसित हुई। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन इसमें सही है। ये CDS 2025 में पूछा गया। अब 7वें क्वेश्चन पे बात करें तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है उसमें प्राग ज्योतिष नाम से अभिहित किया जाता था। तो प्राग ज्योतिष की बात कर रहे हैं। प्राग ज्योतिष क्या है? प्राग ज्योतिष जो प्राचीन असम है उसको कहा जाता था। प्राग ज्योतिष कामरूप राज्य के रूप में इसको जाना जाता था। प्राग ज्योतिष किसको? प्राचीन असम को। ठीक है, जो प्राचीन जो असम है उसको प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था, और जिसको आपके कामरूप राज्य के रूप में भी जाना जाता था। तो किसको अभिहित किया गया? भी असम को अभिहित किया गया है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख रामायण में, महाभारत में, पुराण में। और इसकी राजधानी क्या थी? भी राजधानी जो है वो प्राग ज्योतिषपुर थी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो अपन ने ये जो एंसेंट हिस्ट्री के जो भी आपके पुरातात्विक स्रोत को लेकर के जो जो यूपीएससी में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से उनको अपन सोल्व कर सकते हैं, उनको लेकर के ये थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो था। और इसके साथ ही इसमें अपन अगर 7वें क्वेश्चन में जैसे प्राग ज्योतिष असम को कहा जाता था, कामरूप भी असम को कहा जाता था, ऐसे अंग अंग किसको कहा जाता था, अंग की बात कर ले तो अंग बिहार को कहा जाता था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक अवंती की बात कर ले कि भाई अवंती किसको कहा जाता था, तो अवंती आपके एमपी को कहा जाता था। सूरसेन की बात कर लें कि भाई सूरसेन स्पेसिफिक कौन से स्टेट या कौन से एरिया को कहा जाता था, तो सूरसेन मथुरा को कहा जाता था। और जो मत्स्य की बात आ गई कि मत्स्य किसको, तो मत्स्य राजस्थान वाले एरिया को के रूप में इसको कहा जाता था, है ना। तो इन 2-3 चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और पीसीएस में कॉमन ट्रैप क्या पूछा जाता है, एक तो जो एब्सोल्यूट वर्ड आते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जो भी वर्ड हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि एब्सोल्यूट वर्ड कौन कौन से। एक तो नेवर हो गया, नेवर के साथ ओनली, ऑलवेज, ये वर्ड है, इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चंस अधिकतर मात्रा में रॉन्ग होने के उनकी मतलब संभावना ज़्यादा ही होती है। एक जो रीजन को लेके कंफ्यूज करता है, जैसे अपन ने अमृत बांड वाले क्वेश्चंस में देखा, रीजन को लेके क्या कि PGW है या फिर OCP है, इनको अलग अलग रीजन के साथ जोड़ देगा। जैसे इसको दक्कन के साथ जोड़ दिया, है ना, इसको दक्कन के साथ जोड़ दिया, और इसको जोड़ दिया आपके साउथ इंडिया के साथ जोड़ दिया। तो इन चीज़ों को लेकर के यूपीएससी काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एक जो आपके क्रोनोलॉजी है उसका मिक्सअप कर देगा, जैसे कि भाई कॉपर प्लेट्स है उसको आपके अर्लियस्ट जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसके साथ जोड़ देगा। जैसे अपन ने देखा अभी इस क्वेश्चंस में कहाँ गया ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें देखा कि तमिल भाषा में जो आदिम शिलालेख है वो ताम्रपत्र अनुदान में दे, आदिम तो भाई गुफाओं में मिले हैं, बाद के जो हैं वो ताम्रपत्र अनुदान है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को इन तरीकों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई इन तरीकों से जो क्वेश्चंस आपके मतलब थोड़ी कम नॉलेज के आधार पर भी अपन इनको थोड़ा सा चेस कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके जो पुरातात्विक स्रोत से, तो उनको थोड़ा सा और अच्छे से आगे अपन डिटेल वे में, और जैसे चैप्टर वाइज है इसमें अपन ने ये देखा है पुरातात्विक स्रोत के ऊपर बात की है। अब अपन पाषाण काल, पूरा आपके जो पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये जो पाषाण पीरियड है उसके ऊपर अपन डिटेल देखेंगे। फिर वैदिक सभ्यता के ऊपर बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। तो डिटेल रूप से अपन 1 बाय 1 चैप्टर वाइज इस चीज़ के ऊपर डिटेल रूप से बात करेंगे। लास्ट में बस इतना ही कि अगर आपको PYQ से कॉन्सेप्ट समझना है तो इनविजिबल सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइडेंस जो है वो दिखती नहीं है, महसूस होती है। एक बेस्ट स्टूडेंट के तौर पर, एक सारथी के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर आप हमारे साथी बनिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से और बेहतर रिवार्ड के साथ और थोड़ी मेहनत करके चीज़ों को क्लियर कर सके, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, चीज़ों को आपके सामने रख सके। ठीक है, धन्यवाद।